मेरा नाम मिलर है। मैं वॉशिंगटन डीसी में एक आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करता हूं, पर मैं डीसी में नहीं रहता। मैं वहां फेयरफैक्स काउंटी और लाउडेन काउंटी वर्जीनिया के बीच में बने एक छोटे से कस्बे स्टोन रिज से रोज अप डाउन करता हूं, पर यह ज्यादा दूर नहीं है। मुझे अपने ऑफिस पहुंचने में बस 45 मिनट ही लगते हैं। मुझे मेरे मैनेजर ने 1-2 दिन पहले ही बताया था कि मुझे वहां क्रिसमस की शाम को ही काम पर आना था। मुझे उस रात छुट्टी नहीं मिली थी और मेरे सिवा वहां बस एक और ही बंदा था। जाहिर है मेरी बीवी इससे कुछ खास खुश नहीं थी। उस वक्त यहां काफी ठंड पड़ती थी और बर्फ के छोटे मोटे तूफान का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। तूफान तेज था, पर मुझे अपने काम पर जाना ही था। आप इसे छोटा मोटा तूफान कह सकते हैं, पर इससे हमारे घर के बाहर लगाई हुई सारी क्रिसमस डेकोरेशन खराब हो गई थी। और हमारे ही क्या, हमारे पड़ोसियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जाने से पहले मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं बाहर दरवाजे पर लगे क्रिसमस रीफ को हटाकर अंदर रख दूं, वरना ये कहीं तूफान में उड़ ना जाए। मैंने भी क्रिसमस रीफ को उठाया और दरवाजे से उठाकर बाहर पोर्च में रख दिया। क्रिसमस रीफ को घर के अंदर नहीं रखा जाता, इसीलिए मैंने उसे बाहर ही रख दिया। इसके बाद मैं अपने ऑफिस निकल गया। उस रात हमें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा। वैसे भी यह क्रिसमस था और हमारे पास बस 7-8 कॉल्स ही आए थे, जो कि कस्टमर्स के पासवर्ड्स रीसेट करने के बारे में थे। रात लगभग 2 बजे मेरी बीवी का कॉल आया। वो काफी परेशान लग रही थी। वो कह रही थी कि मैं इसी वक्त घर वापस आऊं। मैंने उसे शांत करने और पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ था। उसने बताया कि वो ऊपर हमारे 1 साल के बेटे के साथ सो रही थी जब उसने एक जोर की आवाज सुनी। वो आवाज इतनी तेज थी कि तुरंत ही उसकी नींद खुल गई और हमारी बिल्ली भी भागकर नीचे आ गई। हमारी बिल्ली जोर की आवाजें लगा रही थी। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि हमारे घर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था और किसी ने दरवाजा भी तोड़ दिया था। उसने कहा कि दरवाजे के ठीक बाहर एक भालू या फिर बड़े से कुत्ते जैसा कुछ 2 पैरों पर खड़ा हुआ था। वो शायद सिर्फ हमारी बिल्ली की वजह से अंदर नहीं आ पाया था, क्योंकि वो उस पर गुर्रा रही थी और लड़ने के लिए तैयार थी। मेरी बीवी ने कहा कि उसने तुरंत ही बिल्ली को उठाया और उसे लेकर ऊपर भाग गई। उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की थी जिससे उसकी या हमारे बेटे की जान को कोई खतरा होता। उसने खुद को सबके साथ हमारे बेडरूम में बंद कर लिया था। मैंने भी बिना ज्यादा दिमाग लगाए उसे कहा कि वो पुलिस को कॉल करे और मैं अभी घर पहुंच रहा हूं। उस वक्त यही सबसे सही फैसला था। मैं पूरे रास्ते बहुत ही तेज रफ्तार से कार चलाता रहा। मुझे पता था कि रात के इस वक्त अगर किसी पुलिस कार ने मुझे स्पीडिंग करते हुए देखा तो मुझ पर जुर्माना हो सकता था, पर मैं रुकने वाला नहीं था। अगर कोई पुलिस कार मुझे रोकने की कोशिश भी करती तो मैं सीधा अपने घर के ड्राइववे में ही रुकता। फिर वहां से वो भले ही मुझे गिरफ्तार कर लेते। खुशकिस्मती से मैं बिना किसी परेशानी के घर पहुंच गया और मैंने देखा कि वहां 4 पुलिस कार्स घर को घेरे हुए खड़ी थीं। मैंने पुलिस को अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाया और तेजी से अंदर अपनी बीवी बच्चों को देखने के लिए दौड़ा। भगवान का शुक्र है कि वो बिल्कुल सही सलामत थे, पर मेरी बीवी बुरी तरह से डरी हुई थी। उसने बताया कि जब उसने फोन काट दिया था उसके बाद उसे घर में भारी भारी पैरों की आवाज सुनाई देने लगी थी। उसे नीचे से कुछ खटर पटर की आवाज भी आ रही थी। हम दोनों ने मिलकर घर को ठीक से चेक किया कि कुछ सामान चोरी भी हुआ था या नहीं, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर एक अजीब बात थी। जो क्रिसमस रीफ मैंने दरवाजे से हटाकर पोर्च पर रखी थी वो मेरे बेटे के खिलौनों के बक्से पर रखी हुई थी।
हमने अपने बेटे के लिए जो तोहफे क्रिसमस ट्री के नीचे रखे थे वो भी वहां से हटाकर किचन में रख दिए गए थे। पुलिस ने हमें बताया कि उस रात सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि आसपास के 5 घरों में ऐसा ही हुआ था। कोई था जिसने उन सब के दरवाजे तोड़ दिए थे। सबका कहना था कि यह सब तूफान की वजह से हुआ था, पर मैं जानता हूं कि यह सच नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तब भी मेरे बेटे के लिए लाए हुए वो तोहफे ऐसे अपनी जगह नहीं बदल सकते थे। उसके बाद मैं ऑफिस नहीं गया। अगली सुबह ही मैं होम डिपो जाकर कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर आया और मैंने घर के सारे खिड़की दरवाजों को रीइंफोर्स कर दिया। मुझे पता नहीं कि वो कौन सा जानवर था, पर वो जो भी था, अगर अगली बार हमारा आमना सामना हुआ तो मैं अपनी 12 गेज शॉटगन के साथ तैयार हूं। ये मेरे पति जेक और उनकी मां के साथ 1996 में हुआ था, जो कि मुझे बाद में पता चला। उस वक्त मेरे पति की उम्र बस 5-6 साल की रही होगी और वो अपनी मां पैम और दादी के साथ एक गांव जैसे इलाके में रहा करते थे। उस वक्त उनकी मां पास के ही एक गैस स्टेशन में काम करती थी और उनकी एक पक्की दोस्त भी उनके साथ ही हुआ करती थी, जिनका नाम था स्टेसी। पैम और स्टेसी एकदम पक्के दोस्त थे। दोनों एक ही उम्र के थे, दोनों सिंगल मदर्स थीं, एक जैसी सोच रखती थीं और उनकी आदतें भी लगभग एक जैसी ही थीं। स्टेसी के भी एक ही बेटा था जिसका नाम था क्रिस। क्रिस और जेक भी पक्के दोस्त बन गए थे। स्टेसी और पैम अक्सर अपने बच्चों के साथ एक दूसरे के घर आते जाते और अक्सर रात में रुकते भी। चूंकि स्टेसी और पैम सिंगल मदर्स थीं, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ ही रहती थीं। जेक और क्रिस कुछ ज्यादा ही पक्के दोस्त थे। बचपन में उन दोनों को चिकन पॉक्स भी एक साथ ही हुआ था और दोनों स्कूल में भी एक साथ ही बैठते थे। पर जल्दी ही पैम की मां उस गांव या फिर कस्बे के पास से ही एक शहर में शिफ्ट हो गई, जो कि उनके पुराने घर से करीब 1 घंटे की दूरी पर था। इस वजह से अब जेक और क्रिस का ज्यादा मिलना नहीं हो पाता था। पर एक दोपहर को बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। क्रिस, जो कि अभी अपनी मां और नाना नानी के साथ गांव में ही रहता था, एक दिन वो स्कूल नहीं गया था और घर पर ही था। उसकी मां स्टेसी गैस स्टेशन पर थी और क्रिस अपने नाना नानी के साथ घर पर। क्रिस के नाना अपने गराज में अपनी कार की मरम्मत कर रहे थे और वो कुछ पलों के लिए क्रिस को वहीं छोड़कर अंदर कुछ सामान लेने गए। उन्हें वहां से हटे हुए 5 मिनट से ज्यादा नहीं हुए होंगे, पर जब वो वापस आए तो उन्होंने वो भयानक नजारा देखा। क्रिस कुछ बड़े बड़े मेटल के पाइप्स के नीचे दबा हुआ था। ये पाइप्स कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ सामान था जो कि गैराज में रखे थे। क्रिस के ऊपर वो पाइप्स कैसे गिरे या फिर वो उनके नीचे कैसे आ गया, इसकी डिटेल्स के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि क्रिस के नाना ने जब 911 को कॉल किया तब साथ आई एम्बुलेंस ने क्रिस को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो यहां से शुरू होती है। जेक की मां पैम ने फैसला किया कि वो एक बार क्रिस के परिवार से मिलने जाएंगी, जिससे जेक एक आखिरी बार क्रिस को देख सके। जेक ने मुझे बताया है कि उसे उस दिन का ठीक से कुछ याद नहीं। उसे धुंधला धुंधला बस इतना याद है कि क्रिस के घर पर कई लोग उसके परिवार से मिलने आए हुए थे और वहां सब बहुत ही दुखी लग रहे थे। पर क्रिस के घर से वापस लौटने के बाद पैम ने नोटिस किया कि जेक का एक अनजाना और अदृश्य दोस्त बन गया था। जेक की मां का मानना था कि जेक का ये इमेजिनरी फ्रेंड बस उसका अकेलेपन दूर करने का एक तरीका था। पर जेक अपने उस इमेजिनरी फ्रेंड को क्रिस के नाम से बुलाता था। पैम ने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया
वैसे भी अगर किसी छोटे बच्चे का पक्का दोस्त उसकी जिंदगी से चला जाए तो उसकी कमी पूरी करने के लिए बच्चे अक्सर अकेले में बात करते पाए जाते हैं। पर समय बीतता गया और जेक का वो इमेजिनरी दोस्त जिसे वो क्रिस कहता था, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। उस वक्त पैम का डाइवोर्स हो रहा था और उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसीलिए पैम वापस शहर से अपनी मां के घर लौट आई। क्रिस की मौत को अब 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था, पर जेक का वो अदृश्य दोस्त क्रिस अब भी उसके साथ था। अब तक क्रिसमस आ चुका था और पैम और उसकी मां जेक के साथ पास के ही वॉलमार्ट स्टोर गए हुए थे। उन्हें वहां से क्रिसमस डेकोरेशन का कुछ सामान लाना था। जाहिर है बाकी बच्चों की तरह जेक भी वहां एक खिलौने के आइल के पास कुछ लेने की जिद करने लगा। जेक को एक प्लास्टिक का खिलौने वाला गिटार पसंद आ गया था, जिसके बटन दबाने पर कुछ गाने बजते थे। जेक उसे लेने की जिद करने लगा, पर वो गिटार एक काफी ऊंची शेल्फ पर रखा हुआ था। पैम और उसकी मां आसपास किसी स्टाफ को देखने के लिए थोड़ा इधर उधर निकल गए, क्योंकि वो गिटार उनकी पहुंच से भी बाहर था। पर तभी पीछे से जेक ने कहा कि वो परेशान ना हो, क्रिस उसे वो गिटार उतार कर दे देगा। पैम और उसकी मां की आंखों के सामने ही वो गिटार अपने आप ही बजने लगा और उस पर तरह तरह के गाने सुनाई दे रहे थे। वो दोनों हैरानी से जेक को देख रहे थे, क्योंकि जेक किसी भी तरह से उस गिटार के बटन्स नहीं दबा सकता था। पर तभी वो गिटार खुद ब खुद जमीन पर आकर गिर गया। जेक अपनी मां और नानी को देखकर मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा, देखा, क्रिस ने मुझे वो गिटार उतार कर दे दिया ना, वो कुछ भी कर सकता है। इस घटना से पैम और उसकी मां काफी डर गए थे और वो तुरंत ही उस आइल से निकल गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पति को तो ये बात जरा भी याद नहीं है, पर उनकी मां ने ही मुझे इस बारे में बताया था। उनकी मां ने मुझे ये भी बताया कि उनकी बात करीब 5 साल पहले अपनी दोस्त स्टेसी से भी हुई थी और स्टेसी का भी यही कहना था कि क्रिस की मौत के कई साल बाद तक उनके साथ काफी अजीब चीजें होती रहीं। स्टेसी ने पैम को बताया कि क्रिस की मौत के 2-3 साल बाद उन्हें एक बेटी पैदा हुई और उसे भी अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता था। उनकी बेटी ने भी एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था जिसका नाम था क्रिस। मैं एक क्रिश्चियन हूं और मेरा बैप्टिज्म भी हुआ है। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती, पर मेरी सास और उनकी दोस्त जिस तरह से इस बारे में बात करते हैं, मुझे भी अब इन सब पर भरोसा होने लगा है। और मेरे पति, उन्हें आज भी कभी कभी क्रिस दिखाई दे जाता है। उनका कहना है कि वो उनसे बात भी करता है। वो बताते हैं कि क्रिस किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वो तो बस अपनी दोस्ती की खातिर उनसे मिलने आता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम किड है। कुछ सालों पहले क्रिसमस के ठीक एक रात पहले मेरे साथ कुछ हुआ था। मैं और मेरी बहन घर में एक ही अलमारी शेयर करते थे। मैं उस अलमारी में अपने कपड़े टांग ही रहा था कि मुझे बाथरूम से टॉयलेट सीट पर कुछ गिरने की जोर की आवाज सुनाई दी। यह आवाज काफी तेज थी और इससे मैं थोड़ा चौंक सा गया था। मैं बाथरूम में एक बार देखने गया कि यह क्या था। मैं बिल्कुल सही सोच रहा था। किसी ने टॉयलेट सीट के कवर को काफी जोर से बंद किया था। मैंने चिल्लाकर अपनी बहन को आवाज लगाई, जो कि शायद बाहर वाले कमरे में थी। उस वक्त घर पर सिर्फ हम दोनों ही थे, पर उसने कहा कि नहीं, वो तो अभी काफी देर से कमरे में ही है। मैं पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास करता हूं और इससे मैं थोड़ा परेशान हो गया था, पर मैंने अपनी बहन से कुछ नहीं कहा। मैं बाथरूम से उसके कमरे की तरफ जाने लगा
और तभी मैंने अपनी आंखों के किनारे से देखा तो मेरे कमरे की लाइट अचानक बंद हो चुकी थी। अगले ही पल हमें किचन से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। इस बार यह आवाज मेरी बहन ने भी सुनी थी और वो भी अपने कमरे से बाहर आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और हम सीधा नीचे वाले फ्लोर पर देखने गए कि आखिर हुआ क्या था। वहां कुछ भी नहीं था, ना तो कोई सामान अपनी जगह से गिरा था और ना ही वहां कोई टूट फूट हुई थी। मैं अपनी बहन से इस बारे में मजाक करने लगा कि कहीं एक क्रिसमस विच का भूत तो नहीं, पर मैं और मेरी बहन अंदर से थोड़ा सहम से गए थे। हम दोनों ही वापस अपने कमरे की तरफ बढ़े और मैंने दरवाजे के पास से एक परछाई जैसा कुछ गुजरते हुए देखा। उसे देखकर मैं इतना चौंक गया था कि मैं उछल पड़ा था। मेरी बहन मुझे बड़ी ही अजीब तरह से देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने अभी उस परछाई को देखा, तो उसने कहा नहीं। मैंने कंफर्म करने के लिए उसे 2-3 बार और पूछा तो वो और भी ज्यादा डर गई। हम दोनों ही भागकर उसके कमरे में चले गए और हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने तुरंत ही मॉम डैड को कॉल किया। 2-3 बार रिंग जाने के बावजूद फोन नहीं उठा, पर चौथी बार में उनका फोन लग गया और मैंने जो भी अभी तक देखा था सब उन्हें बता दिया। मैं छोटा था और काफी डरा हुआ भी। हमने मॉम डैड से कहा कि वो जल्दी घर वापस आएं, पर मॉम डैड जहां गए हुए थे वो जगह हमारी काउंटी से करीब 22-23 किलोमीटर दूर थी। उन्हें घर वापस आने में करीब 40 मिनट लग गए, पर खुशकिस्मती से उस रात कुछ और नहीं हुआ। पर मेरी क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हमारे साथ और भी कई अजीब चीजें हुई जो काफी क्रीपी थी, और ये तब तक होता रहा जब तक हमारी छुट्टियां खत्म नहीं हो गईं। इस सब की वजह से मुझे अक्सर रात को नींद नहीं आती थी और मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलकर और लाइट जलाकर सोने की कोशिश करता था। मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया था। मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है। एक शाम को मेरी माँ और आंटी हॉल में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। मेरे सोने का वक्त हो चुका था और मैं चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी और मुझे फिर से वैसा ही महसूस होने लगा। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा था। मेरे अंदर छुपा हुआ वो डर अब बाहर आ चुका था और मेरी नींद कहीं गायब हो गई थी। तभी मुझे अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उस वक्त सिवाय मेरे कमरे में कोई और नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर कूदा था और मेरा बिस्तर एकदम से हिल गया था। ये एक अच्छा खासा भारी बेड था और आसानी से हिल नहीं सकता था। पर अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। मेरे साथ ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था और उसके बाद भी कम से कम इस तरह का कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। ये सब क्या था, क्यों हुआ था और इसके पीछे का कारण क्या था, ये मैं नहीं जानता, पर मुझे खुशी है कि ऐसा कभी दोबारा नहीं हुआ। ये कहानी है फ्रेंची फायर की। वो लिखते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिस भी घर में बिताई है वहां कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर होती थी। यहां तक कि मेरे अपने घर में भी मैंने अक्सर इस तरह की चीजों को होते देखा है और मुझे लगता था कि अपना घर छोड़ने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर, अभी जहां मैं रहता हूं वहां शिफ्ट हुए मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। ये यूरोप का एक काफी चहल पहल से भरा शहर है। मुझे ये अपार्टमेंट ढूंढने में काफी वक्त लगा था क्योंकि वहां ये काफी महंगे हैं। यहां पर कोई भी अपार्टमेंट लेने से पहले वहां की लोकल हाउसिंग एसोसिएशन में अप्लाई करना पड़ता है। मैंने भी एक हाउसिंग एसोसिएशन में घर लेने के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया।
मैं ये अपार्टमेंट देखने गया तो मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट था और हाल ही में रेनोवेट किया गया था। इसमें काफी जगह थी और इसका किराया वो मेरी उम्मीद से काफी कम भी था। मैंने उनका वो ऑफर एक्सेप्ट करने में जरा भी देर नहीं की और उन्होंने मुझे अपार्टमेंट की चाबियां दे दी। मैं 2 हफ्तों बाद ही अपने सामान के साथ उसमें शिफ्ट हो गया। यहां मेरे पहले कुछ हफ्ते बड़ी ही शांति और सुकून से बीते और जल्दी ही क्रिसमस की छुट्टियां भी आ गईं। मेरे पास अब एक सुकून भरी जगह थी जहां मैं अपनी छुट्टियां आराम से बिता सकता था। कम से कम मुझे इस बात का संतोष था कि यहां मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होगी। पर मैं गलत था। मैं कोई राइटर नहीं हूं, पर फिर भी मैंने कुछ चीजें लिख कर रखी हैं जिनकी वजह से मुझे जल्दी ही एक नए अपार्टमेंट की तलाश करनी पड़ी। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे क्रीपी क्रिसमस हॉलिडे था। एक दिन मैं अपने अपार्टमेंट के हॉलवे से जा रहा था। मुझे अपने वार्डरोब से कुछ कपड़े निकालने थे, पर जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ मुझे मेरे ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ये बड़ा अजीब सा एहसास था। 2-3 सेकंड्स में ही मुझे लगने लगा था जैसे मेरी जान को खतरा है और कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं वहां खड़े खड़े ही इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे वहां से हटकर किचन तक जाने में भी डर लग रहा था। सिर्फ एक एहसास से ही मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। सिर्फ इस एहसास से उबरने के लिए मैंने अपनी मां को फोन किया। मैं कोई बहुत सेंसिटिव या फिर डरपोक इंसान नहीं हूं और ना ही मेरी मेंटल इलनेस की कोई हिस्ट्री है, और उस वक्त मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने वो महसूस किया। इसके बाद मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। वो अनजाना डर जो मुझे एहसास दिलाता था कि मेरी जान को खतरा है और कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो मुझ पर हावी हो गया था। एक रात मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस आया और पूरे हॉल में एक महक सी भरी हुई थी। ये महक आफ्टर शेव लोशन और गीले चमड़े जैसी थी। ये महक इतनी तेज थी कि मुझे अपनी नाक पर रूमाल रखना पड़ा। पर जैसे ही मैं हॉल से अंदर कमरे में आया, ये महक गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि वो महक कहां से आ रही थी। घर की सारी खिड़कियां पहले से ही बंद थीं और मैंने बाथरूम में जाकर चेक भी किया। मेरा शेविंग का सारा सामान बिल्कुल जस का तस रखा हुआ था, पर मेरे बाथरूम में भी किसी बहुत ही महंगे परफ्यूम जैसी खुशबू भरी हुई थी। यह खुशबू बहुत ही भीनी भीनी और मदहोश कर देने वाली थी। पर कुछ ही मिनटों बाद वो खुशबू भी कहीं गायब हो गई। आमतौर पर जब हम कोई परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू काफी देर तक हमारी स्किन और कपड़ों पर रहती है, पर यहां ऐसा नहीं था। वो खुशबू बस मेरे दिमाग में ही बाकी थी। मेरा घर तो ऐसा था जैसे वहां कभी कोई महक आ ही नहीं रही थी। पर इसके बाद से ही अपने आसपास महसूस होने वाले वो डरावने एहसास वो और भी बुरे हो गए। मुझे अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा था या फिर कोई मेरे पीछे खड़ा था। मुझे लगता था जैसे मेरी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो गई हो। एक शाम मैं अपने बेड पर लेटा फोन में कुछ कर रहा था कि तभी मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने वो आहट बिल्कुल साफ साफ सुनी और मैंने बाथरूम का दरवाजा भी बंद होते हुए सुना। मेरे बाथरूम के लॉक में कुछ प्रॉब्लम है और वो एक बार में आराम से बंद नहीं होता। उसे जरा धक्का देकर बंद करना पड़ता है। चूंकि यहां मैं अकेला ही रहता हूं, इसीलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे बाथरूम का दरवाजा किसी ने बड़ी जोर से बंद किया था और फिर इसके ठीक बाद मैंने किचन में पेपर बैग्स के चरमराने की आवाज सुनी। ध्यान से सुनने पर मुझे लगा जैसे कोई उन पेपर बैग्स को अपने हाथों से सिकोड़ रहा हो।
जाहिर है मैंने किचन या फिर बाथरूम में जाकर चेक करने की कोशिश भी नहीं की। कभी कभी मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे किताबें पढ़ता था और मुझे वही कदमों की आवाज हॉलवे से आती सुनाई देती थी, जो आवाजें अभी तक मुझे किसी इंसान जैसी लगती थी, अब वो जानवरों जैसी हो गई थी। अगर किसी के घर में कुत्ते या फिर बिल्लियां हों तो उन्हें पता होगा कि वो जब चलते हैं तो उनके नाखून घर की फर्श पर रगड़ते हैं और उनसे क्लिक क्लैक जैसी आवाज आती है। मुझे भी वैसी ही आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे अपार्टमेंट में भी वुडन फ्लोर था और शुरू में मुझे भी लगा कि यह बस लकड़ी के चरमराने की ही आवाज थी, पर नहीं, मैं गलत था। एक रात मुझे वो आवाज बार बार आ रही थी और मुझे लग रहा था जैसे मेरे हॉल में कोई चक्कर लगा रहा हो। मैं हिम्मत करके उठा और मैंने अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था और वो नाखूनों की आवाज भी एकदम से बंद हो गई थी। मैं तब दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे वो आवाजें अपनी तरफ आती सुनाई दी। मैं एक झटके से अपनी ही जगह पर रुक गया। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो आवाज तेजी से मेरे पास आ रही थी। वो आवाज जैसे मुझसे 2 फीट की दूरी पर आनी बंद हो गई थी। मैं कह सकता हूं कि वो जो भी था मेरे एकदम नजदीक ही खड़ा होगा। मैंने तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने इस हादसे को भूलने की बहुत कोशिश की, पर मैं आज तक भी इसे भूल नहीं पाया हूं। उस रात मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। इसे लिखते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। पता नहीं वो जो भी था, अगर मैं उसे देख लेता तो क्या करता। इस हादसे के कुछ रातों बाद अचानक मैं एक रात अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। मुझे याद है कि मैं पूरी तरह से जागा हुआ था। मैं कुछ डिस्टर्ब था, पर मेरा मन बार बार मुझे सामने देखने से मना कर रहा था। मैंने अपना चेहरा ऊपर किया और सामने देखा तो वहां मेरे सोफे के कोने पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो मुझे ही देख रहा था। शायद वो मेरे जागने का ही इंतजार कर रहा था। मुझे वो आदमी अच्छी तरह से याद है। वो बड़े आराम से सोफे पर अपनी पीठ टिकाकर बैठा था। उसके पैर एक दूसरे के ऊपर थे और उसने अपना सर एक तरफ झुकाया हुआ था। उसने एक काला सूट पहना हुआ था और उसकी स्किन का रंग भी एकदम काला था। उसके बाल बिल्कुल अफ्रीकन लोगों जैसे मोटे मोटे और घने थे, जिनमें उसने ब्रेड्स बनाए हुए थे। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि उसकी आंखें जैसे मेरे अंदर तक देख पा रही थी। अगर मैं ये कहूं कि मैं डरा हुआ था तो ये बहुत कम होगा, पर वो आदमी जो मुझे देखकर ना तो डरा हुआ लग रहा था और ना ही उसके चेहरे पर कोई हैरानी थी। उसकी घूरती हुई आंखों से मैंने खुद को बचाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और जब मैं दोबारा उसकी तरफ पलटा तो वो जा चुका था। मुझे उस रात नींद ही नहीं आई और अगले कई हफ्तों तक मैं लाइट जलाकर ही सोया। मैंने उस आदमी को अपने अपार्टमेंट में कभी दोबारा नहीं देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उसे अब दोबारा कभी देखूंगा भी नहीं। अब मैं उस आखिरी हादसे पर आता हूं, जिसके बाद मैं उस अपार्टमेंट में रुक ही नहीं पाया। अब तक जो भी हुआ था वो सब मैंने किसी तरह बर्दाश्त किया था, पर अब मेरे साथ और भी बहुत कुछ होने वाला था। मेरे साथ हुआ यह आखिरी वाकया बहुत ही भयानक था। इसके बाद मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं हर रात सोने से पहले अपने अपार्टमेंट का कोना कोना चेक करता था। मेरे साथ हुआ यह आखिरी वाकया बहुत ही भयानक था। इसके बाद मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं हर रात सोने से पहले अपने अपार्टमेंट का कोना कोना चेक करता था। मुझे शक था कि कहीं यहां कोई घुस ना आया हो या फिर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई यहां छुप कर ना बैठा हो। जाहिर है यहां मेरे सिवा कोई नहीं था,
पर मैंने इस बारे में अपने पड़ोसियों से बात की और उनसे इस अपार्टमेंट के इतिहास के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि इस अपार्टमेंट में मेरे आने से ठीक 1 महीना पहले एक बुजुर्ग आदमी की मौत हुई थी। खैर, मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूं। यह सब मेरे इस अपार्टमेंट को छोड़ने से ठीक 2 महीने पहले हुआ था। मैं रात को जिम से लौटा तो मैंने देखा कि किसी ने मेरा बिस्तर सोने के लिए तैयार किया हुआ था। मैं जानता हूं कि मैं किस तरह रहता हूं और घर से निकलते वक्त मैंने अपना बिस्तर किस हाल में छोड़ा था, पर वापस आने पर मेरे बिस्तर की चादर और कंबल वगैरह एकदम करीने से सेट किए हुए थे। बौखलाहट में मैं फिर से अपना अपार्टमेंट चेक करने में जुट गया और मैंने ये भी देखा कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ था और वहां कोई नहीं था। कुछ हफ्तों बाद ये दोबारा हुआ और तीसरी बार ये तब हुआ जब मैं बाथरूम में नहा रहा था। मैं बाथरूम से बाहर आया तो मेरा बिस्तर बिल्कुल सजा हुआ था। यहां तक कि जो किताब मैंने पढ़ते हुए बिस्तर पर छोड़ी थी वो मेरे टुए के नीचे दबी हुई थी और वो भी बंद। ये सब मेरे साथ इस बार की क्रिसमस की छुट्टियों में हुआ था और मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो। पता नहीं मेरे साथ जो भी इस अपार्टमेंट में है वो मेरा अच्छा करना चाहता था या बुरा, पर मैं अगले क्रिसमस की छुट्टियां इस तरह डर कर काटना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं इस अपार्टमेंट को छोड़ चुका हूं। ये कहानी है फ्रेडी की। फ्रेडी लिखते हैं, क्रिसमस को गुजरे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और इसीलिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस सबको बताना चाहता हूं जिसमें मेरा सामना एक बहुत ही डरावने जीव से हुआ था। जब मेरे साथ यह हादसा हुआ तब मैं 15 साल का था और वेस्ट वर्जीनिया में रहता था। मैं अपने मॉम डैड के साथ रहता था और मेरे पास एक जर्मन शेपर्ड भी थी जिसका नाम था जेल्डा। उस वक्त उसके 5 पपीज हुए थे और मैं बहुत खुश था। यह सब क्रिसमस के ठीक 3 दिन पहले शुरू हुआ था जब मैं पहली बार जेल्डा और उसके पपीज को बाहर लेकर आया था। उस वक्त बर्फ पड़ रही थी और मैं चाहता था कि वो थोड़ा खेल कूद लें। हमारा घर जंगल के पास ही था और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वो खेलते खेलते किसी और की प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। मैं उन्हें बाहर छोड़कर अंदर आया, पर लगभग 10 मिनट बाद ही मैंने जेल्डा के भौंकने और गुर्राने की आवाज सुनी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो भागती हुई जंगल की तरफ जा रही थी। मैं भागकर बाहर पहुंचा तो पपीज एक तरफ खड़े उसे जंगल में भागते हुए देख रहे थे, पर उस वक्त वहां सिर्फ 4 पपीज ही थे। सबसे पहले मैं उन्हें अंदर लेकर आया और मैंने मॉम को कहा कि एक पपी गायब है और जेल्डा भागती हुई जंगल के अंदर गई है। मॉम ने मुझे उसके पीछे जाने से मना किया और कहा कि वह खुद ही वापस आ जाएगी। मैंने उनकी बात सुनी, पर मुझे घर में इंतजार करते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। मुझे अब जेल्डा की चिंता हो रही थी और मैंने मॉम से कहा कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। पहले तो मॉम ने मुझे मना किया, पर थोड़ी जिरह करने पर वो मान गई। मैंने जल्दी से अपना कोट और हैट पहना और जंगल की तरफ निकल गया। मैं उसी दिशा में गया था जहां जेल्डा भागी थी, पर मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे उसे ढूंढते हुए 2 घंटों से भी ज्यादा हो गए थे, पर मुझे कुछ नहीं मिला था। अब शाम हो रही थी और मुझे भी घर वापस आना था। मुझे लग रहा था कि जेल्डा और उसका वो मिसिंग पपी अब तक वापस आ गया होगा, पर जब मैं बर्फ की मोटी चादर के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए वापस आ रहा था तब मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं आसपास इस उम्मीद में देखने लगा कि शायद ये जेल्डा ही होगी, पर वहां कुछ नहीं था। कम से कम मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया।
मैंने आसपास थोड़ा और देखा और तभी मुझे एक बहुत ही अजीब मगर खून जमा देने वाली आवाज सुनाई दी। ये कुछ कुछ मोर्निंग जैसी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर बड़े दर्द में था। उस वक्त मैं इस आवाज को सुनकर काफी डर गया था और इसीलिए मैं जल्दी से भागकर घर लौट आया। घर लौटते ही मैंने मॉम से पूछा कि क्या ज़ेल्डा वापस आई, तो उनका जवाब था नहीं। मैं थक कर सोफे पर बैठ गया। मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, पर अब मेरा दिमाग दौड़ने लगा था। कहीं वो आवाज ज़ेल्डा की तो नहीं थी, या फिर उसके पपी की। हो सकता है उसे चोट लगी हो। मैंने जल्दी से अपना कोट पहना और मैं वापस जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने वो जगह फिर से ढूंढ ली जहां मैंने वो आवाज सुनी थी और मैं वहां रुककर इंतजार करने लगा। मैं चाहता था कि वो आवाज फिर से एक बार मुझे सुनाई दे, जिससे मैं ज़ेल्डा तक पहुंच सकूं, पर मुझे वो आवाज सुनाई नहीं दी। मैं एक पत्थर पर बैठकर इंतजार करने लगा। वहां फिर से बर्फ पड़ना शुरू हो गई और इसीलिए मैं उठकर वापस आने लगा। और ठीक उसी वक्त मैंने एक कपा देने वाली चीख सुनी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई औरत दर्द या फिर डर से चीखी हो, पर उस आवाज में कुछ और भी था। उसमें जैसे एक रोने जैसा साउंड था। मैं समझ गया था कि ये ज़ेल्डा नहीं है। मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज अपने घर की तरफ भागा। जब तक मैं घर पहुंचा, डैड आ चुके थे और मैंने उन्हें ज़ेल्डा और उसके खोए हुए पपी के बारे में सब कुछ बताया। डैड ने कहा कि अभी शाम हो गई है और बर्फ भी गिर रही है, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर उसे ढूंढने निकलेंगे। रात के लगभग 10 बजे मैं बाहर हॉल में टीवी देख रहा था कि मुझे हमारे घर के दरवाजे पर खरोंचने जैसी आवाज आने लगी। मैं जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने भागा। मैं सोच रहा था कि ये जरूर ज़ेल्डा और उसके पपी ही होंगे, पर तभी मुझे जंगल में सुनी वो चीख याद आ गई। मैं मॉम डैड को उठाने जा ही रहा था कि मुझे कुत्तों के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि ये ज़ेल्डा ही है। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। ये ज़ेल्डा थी। उसे देखकर मैं काफी खुश था, पर उसे चोट लगी थी और काफी खून भी बह रहा था। मैंने तुरंत मॉम डैड को बुलाया और उन्होंने उसके घावों को साफ करके उन पर पट्टी कर दी। पर ज़ेल्डा, वो चुपचाप जाकर कोने में लेट गई। मैं अब भी उस पपी को ढूंढना चाहता था, पर शायद अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। और अगर ज़ेल्डा भी उसे ढूंढ नहीं पाई थी, तो मैं ऐसा कैसे कर पाता। मैं समझ गया था कि शायद वो बेचारा पपी अब जिंदा नहीं होगा। मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आई। ज़ेल्डा भी रात भर कराहती रही। सुबह उठकर मैंने पपीज को खाना दिया। मैं ज़ेल्डा के पास गया। वो अब भी वहीं कोने में लेटी थी। मैंने उसे सहलाया और उसे खाना दिया, पर उसने वो खाना नहीं खाया। वो काफी डिप्रेस्ड लग रही थी और इसीलिए मैं पूरा दिन उसके साथ बैठकर उसे किताब से कहानियां सुनाता रहा। रात में मैं अपने कमरे में सोने के बजाय ज़ेल्डा के साथ ही बाहर लिविंग रूम में सो गया। पर रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। मुझे खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। पहले तो ये आवाजें मुझे किसी के चलने की लगी, पर फिर ये जंगल में सुनी उन कराहने जैसी आवाजों में बदल गईं। उस आवाज को सुनकर ज़ेल्डा काफी डर गई थी और वो खिड़की से दूर हट गई थी। वो आवाज लगातार आ रही थी और मैं अपनी उंगली हिलाने की भी हालत में नहीं था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आवाज लगाकर मॉम डैड को बुला सकता। हर गुजरता पल मुझे घंटों जैसा महसूस हो रहा था और मैं बस सोफे पर लेटे लेटे उस आवाज के बंद होने का इंतजार करता रहा। कुछ देर में वो आवाज बंद भी हो गई, पर मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने सुबह होने का इंतजार किया। अगली शाम को ही क्रिसमस था और हमारे घर पर हमारे सारे रिश्तेदार आए हुए थे।
वहां ढेर सारे लोग थे और काफी शोर भी हो रहा था, पर जंगल के इतना पास हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। मुझे बचपन से ही ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं, और इसीलिए मैं घर के बाहर पोर्च पर आ गया। पर मेरे दिमाग में अब भी वो रात वाली आवाजें गूंज रही थी। मैं बाहर घूमते हुए उसी खिड़की के पास पहुंचा जिसके पास से पिछली रात वो आवाजें आ रही थी, और वहां मैंने जो देखा, मेरा दिल जैसे एक धड़कन स्किप कर गया था। खिड़की के नीचे जेल्डा का पपी मरा पड़ा था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। किसी ने उसके चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। मैं भागकर अंदर गया और मैंने मॉम को इस बारे में बताया। जब वो ये देखने बाहर आई तो उन्होंने इसे देखते ही उल्टी कर दी। मेरी मॉम ने ये बात मेरे अंकल को बताई और उन्होंने कहा कि वो उसे जंगल में दफना देंगे। उस रात मैंने अपने मॉम डैड को पिछली रात वाली और जंगल से आती उन आवाजों के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर मेरे डैड थोड़ा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें ये पहले क्यों नहीं बताया। उनका कहना था कि वो आज रात लिविंग रूम में अपनी गन लेकर सोएंगे। अगर वो जानवर या फिर जो भी था इस तरफ दोबारा आया तो वो उसका खात्मा कर देंगे। मेरे डैड क्रिसमस की रात को हॉल में सोफे पर सोए और ऊपर लेटी हुई मेरी मॉम और मेरी नींद एक गोली की तेज आवाज से खुली। हमने डैड को घर के अंदर भागते हुए पाया। उन्होंने बताया कि रात में उसी आवाज से उनकी नींद खुल गई थी। वो अपनी गन लेकर बाहर देखने गए तो उन्होंने जो देखा वो बड़ा ही भयानक था। उनका कहना था कि घर के बाहर कुछ था जो कि सफेद, पतला सा और बहुत ही लंबा था। उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर मारी तो उसके तेज दांत और कोयले जैसी काली आंखें वो उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उस पर गोली चलाते ही वो चीज जंगल में भाग गई। उसके बाद से ही मैं जेल्डा को लेकर हमारे शहर वाले घर में शिफ्ट हो गया। जेल्डा के पपीज को तो पहले ही हमने अपने रिश्तेदारों को दे दिया था, पर मेरे मॉम डैड अब भी उसी घर में रहते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने डैड से उस क्रीचर के बारे में पूछा जिसे उन्होंने उस रात गोली मारी थी। उनका कहना था कि उन्हें अब भी उस चीज से डर लगता है। वो उसका चेहरा कभी भूल नहीं सकते।